Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 8th of May 2020. तो 8 मई 2020 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे. बिफोर वी स्टार्ट, दोज हु वांट टू जॉइन द टेम्स पोर्टल और गेट आर करंट अफेयर्स, जो हमारी PDFs हैं, जैसे कि जो हमारा प्रीलिम्स 365 का मटेरियल है, जिनको भी हमारा पोर्टल ज्वाइन करना है या जो भी हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ज्वाइन करना चाहते हैं, आवर लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस फर्स्ट. पहले आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इनडायरेक्ट टैक्स इज कंसीडर्ड एज अ रिग्रेसिव टैक्स. ओके, क्यों इनडायरेक्ट टैक्स को रिग्रेसिव टैक्स कहा जाता है? फर्स्ट, दे आर नॉट चार्ज्ड फॉर रिच पीपल. सेकंड, दे आर चार्ज्ड एट हायर रेट्स दैन डायरेक्ट टैक्सेस. थर्ड, दे आर चार्ज एट लोअर रेट्स दैन डायरेक्ट टैक्सेस. या नन ऑफ दी अबव. तो इनमें से क्या रीज़न है कि इनको रिग्रेसिव टैक्स कहा जाता है? थिंक ऑफ द आंसर. आप सोचिए एक बार आंसर के बारे में और नीचे कमेंट सेक्शन में करिए. नाउ लेट मी टेल यू द आंसर. अब मुझे आंसर बताने दीजिए, लेकिन आंसर अटेम्प्ट जरूर करिएगा, ठीक है ना. अब बेसिकली है क्या कि देखो, रिग्रेसिव टैक्स कहने का उसका कारण ये है कि वो जब चार्ज होता है, फॉर एग्जांपल सपोज एक रिच आदमी है और एक पुअर आदमी है, अब दोनों के लिए सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है. डायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो रिच को ज़्यादा देना पड़ता है और पुअर को थोड़ा कम देना पड़ता है, या देना ही नहीं पड़ता. मानते हो कि नहीं? जैसे इनकम टैक्स हो गया, एक डायरेक्ट टैक्स है. इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता जाता है, ठीक है ना. लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो सबके लिए बराबर लगते हैं, लेकिन उनका जो इम्पैक्ट होता है वो पुअर पे ज़्यादा पड़ता है. मान लो अब एक सर्विस के लिए रिच को भी 100 रुपये देना पड़ रहा है और पुअर को भी 100 रुपये देना पड़ रहा है, तो रिच का 100 रुपये तो इफेक्ट नहीं डालेगा उसके ऊपर, लेकिन पुअर का 100 रुपये उसके ऊपर बहुत इंपैक्ट डालेगा. इस कारण से इसको रिग्रेसिव टैक्स कहा जाता है. इसलिए कोई भी रीज़न इनमें से नहीं है, क्योंकि दे आर नॉट चार्ज फॉर रिच पीपल. ये भी गलत है, क्योंकि चार्ज तो होता ही है. ऐसा तो नहीं कि चार्ज नहीं होता, चार्ज होता है. चार्ज एट हायर रेट्स एंड डायरेक्ट टैक्सेस, ये भी ऐसा ज़रूरी नहीं है. लोअर रेट्स, ये भी ज़रूरी नहीं. तो ये रीजंस नहीं है उसको रिग्रेसिव कहने के. रिग्रेसिव कहने का रीज़न ये कि जब वो चार्ज होते हैं तो उनका इम्पैक्ट जो होता है वो रिच पे कम पड़ता है और पुअर पे बहुत ज़्यादा पड़ता है, ठीक है ना, निगेटिव इम्पैक्ट. सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द हार्ड करेंसी. इनमें से कौन सी चीज़ हार्ड करेंसी को डिस्क्राइब करता है? ऑप्शंस आर, इट इज करेंसी यूज्ड ड्यूरिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस. इट इज द करेंसी हैविंग वाइड सर्कुलेशन इन इंटरनेशनल मार्केट. करेंसी वाइडली एक्सेप्टेड अराउंड द वर्ल्ड एज अ फॉर्म ऑफ पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. या डी, नन ऑफ द अबव आर करेक्ट. तो इसका आंसर सोचिए. लेट मी टेल यू द आंसर. आंसर फॉर दिस विल बी सी. मतलब एक ऐसी करेंसी जो कि वाइडली एक्सेप्टेड है अराउंड द वर्ल्ड एज अ फॉर्म ऑफ पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ये आपकी हार्ड करेंसी कहलाती है. कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स इन द फ्रीडम स्ट्रगल एंड उनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है आपको. तो क्रोनोलॉजिकली आपको अरेंज करना है, ठीक है ना. तो पहला चौरी चौरा आउटरेज लिखा है, देन मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स लिखा है, दांडी मार्च लिखा है, मॉन्टेक चंसफोर्ड रिफॉर्म लिखा हुआ है. एक एक करके बताता हूँ. चौरी चौरा जो आउटरेज है आपका वो 1922 के आसपास हुआ था, क्योंकि तभी इसके बाद आपका बंद कर दिया था उन्होंने, महात्मा गांधी ने, नॉन कॉपरेशन. मिंटो मॉर्ले जो रिफॉर्म्स है वो 1909 का रिफॉर्म है. दांडी मार्च आपका 1931 के टाइम पे है, 31 आई थिंक 31. और आपका मॉन्टेक चंसफोर्ड जो रिफॉर्म है वो आपका 1919 का है. तो अब अरेंज कर लेते हैं अपन. सबसे पहले आपका मिंटो मॉर्ले यानी कि 2, फिर उसके बाद आपका 4, उसके बाद 1 और उसके बाद 3. तो 2413. तो 2413 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. देख लेते हैं. 2413 बी है, तो बी इज द आंसर. यस, बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. ओके, तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. सो दीज वर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे. नाउ वी विल मूव टू द मैप ऑफ द डे. ओके, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, जो मैप ऑफ द डे है वो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं. अब इंडिया में देखो क्या होता है कि इंडिया में 8 मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स है. देयर आर 8 मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स इन इंडिया. ये क्लास 12th एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है अगर आप देखें तो. एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले तो उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं. इनफैक्ट हर एक मेजर इंडस्ट्रियल रीजन को आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी ऑप्शनल में. उसके जो उसकी बेसिकली हॉटलाइंस है उनके बारे में पढ़ा होगा, क्या उसकी लाइफ लाइन क्या है. तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल में. लेकिन जो नॉर्मल ज्योग्राफी का स्टूडेंट नहीं है या जो जिसने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी होगी, उसके लिए ये जानना इतनी ज़रूरी है कि कितने इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं मेजर और कौन कौन से हैं. तो 8 मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर इंडस्ट्रियल रीजन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं. सबसे पहला जो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है वो गुरुग्राम दिल्ली मीरठ रीजन. गुरुग्राम दिल्ली एंड मीरठ रीजन है. दूसरा आपको यहाँ पे गुजरात रीजन दिख रहा होगा. तीसरा मुंबई पुणे रीजन दिख रहा होगा. तो ये है गुरुग्राम दिल्ली एंड मीरठ रीजन. ये आपका गुजरात रीजन वाला रीजन है. देन मुंबई पुणे रीजन है आपका. यहाँ पे छोटा नागपुर वाला रीजन है चौथा. हुगली रीजन है पांचवा. ठीक है, तो ऊपर के नॉर्थ वाले देख लेते पहले. गुरुग्राम दिल्ली मीरठ, देन गुजरात रीजन,
देन यहाँ छोटा नागपुर, देन हुगली रीजन जो कलकत्ता वाला रीजन है, हुगली रीजन, देन मुंबई पुणे। तो ये 5 तो हमको ऊपर ऊपर दिख गए, है ना, मतलब 5 जो हमको है उन नॉर्दर्न स्टेट्स में और थोड़ा बहुत ईस्टर्न स्टेट्स में मिल गए। तो फिर से एक बार देख लीजिए, गुरुग्राम, दिल्ली, मीरठ रीजन, गुजरात रीजन, छोटा नागपुर रीजन, हुगली रीजन एंड आपका मुंबई पुणे रीजन, ये आपके 5 हो गए ऊपर के, ठीक है ना। नीचे जो आपके रीजन्स हैं वो देख लेते हैं एक बार करके, और कौन कौन से हैं। तो आपका यहाँ पे बेंगलुरु तमिलनाडु रीजन दिख रहा होगा, बेंगलुरु तमिलनाडु रीजन दिख रहा है। देन आपका यहाँ पे कोल्लम तिरुवनंतपुरम रीजन दिख रहा होगा, तो कोल्लम तिरुवनंतपुरम रीजन भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। इसके अलावा एक विशाखापट्टनम गुंटूर रीजन है जो कि यहाँ पर है, ये देखो विशाखापट्टनम गुंटूर रीजन, ये आपके 8 हो गए। तो 3 नीचे हमने 5 ऊपर पढ़े थे, 5 ऊपर कौन कौन से पढ़े थे फिर बता देता हूँ। देखो गुरुग्राम, दिल्ली, मीरठ रीजन, गुजरात रीजन, देन छोटा नागपुर रीजन, हुगली रीजन एंड आपका मुंबई पुणे रीजन। नीचे जो 3 साउथ के हमने पढ़े बेसिकली वो हैं आपके विशाखापट्टनम गुंटूर रीजन, ये देखो विशाखापट्टनम गुंटूर रीजन, देन आपका बेंगलुरु तमिलनाडु रीजन एंड कोल्लम तिरुवनंतपुरम रीजन। तो ये 8 हो गए मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स आपके। फिर से एक बार नाम देख लो, मुंबई पुणे रीजन, हुगली रीजन, बेंगलुरु तमिलनाडु रीजन, गुजरात रीजन, छोटा नागपुर रीजन, विशाखापट्टनम गुंटूर रीजन, गुरुग्राम, दिल्ली, मीरठ रीजन एंड कोल्लम तिरुवनंतपुरम रीजन। तो याद रखेगा, ठीक है ना। तो दिस वाज द मैप ऑफ द डे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी और कुछ नया सीखने को आपको मिला होगा। तो मैं बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ कि सारे के सारे मैप्स क्लियर कर लूँ, इसलिए मैंने लगभग 1.5 महीना हो गया हमको मैप्स कवर करते। एवरी डे आई डिस्कस 1 मैप, ताकि आपका पूरा वर्ल्ड मैप ये सब इसमें कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, अब देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है। सबसे पहले विशाखापट्टनम विजाग गैस लीक के बारे में देख लेते हैं। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी वो 1984 में हुई थी, याद रखिएगा। पहले तो ये भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 में हुई थी, 2 और 3 दिसंबर के बीच में। यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड प्लांट था, गैस थी मिथाइल आइसोसाइनेट। ओके, तो ये इतना याद होना चाहिए पहले आपको बिफोर स्टार्टिंग दिस विजाग गैस लीक। अब विजाग गैस लीक जो है बेसिकली ये आपका है स्टाइरीन गैस के रिसाव के कारण। तो यहाँ पे नाम याद रखिएगा, द नेम ऑफ द गैस लीक्ड इज स्टाइरीन। स्टाइरीन आपको याद रखना है, ठीक है ना। दिस इज द थिंग विच हैज लीक्ड, ओके। एंड क्या होता है इसके कारण, क्रॉनिक एक्सपोजर टू स्टाइरीन कैन अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम विद सिम्टम्स सच एज हेडेक, फटीग एंड वीकनेस। इट कैन ऑल्सो कॉज मेमोरी डिसफंक्शन एंड हियरिंग लॉसेस। ओके, तो ये जो क्रॉनिक एक्सपोजर अगर स्टाइरीन के साथ आपका हुआ तो इट कैन कॉज सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू it can affect the central nervous system. It will have symptoms like headache, fatigue and weaknesses, and it can also cause memory dysfunction and hearing losses. तो memory dysfunction and hearing losses आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। So that is the thing which is very very important, याद रखिएगा। Now styrene concentration can, मतलब ये सबसे important चीज़ है आपको कि बेसिकली इस बार जो काफ़ी चीज़ें हैं आपको बताने लायक। तो देखो कल का जो इंडियन एक्सप्रेस था ना उसमें आया था विजाग गैस लीक के बारे में, स्टाइरीन के बारे में। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, स्टाइरीन क्या होता है, इट्स अ फ्लेमेबल लिक्विड। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इंडियन एक्सप्रेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हम पोर्टल में डिस्कस करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे आर्टिकल्स आते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ कि दोनों मर्ज ना हो, मतलब हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस बिल्कुल अलग रहता है, दोनों बिल्कुल अलग चीज़ होती हैं। स्टाइरीन का इट्स अ फ्लेमेबल लिक्विड दैट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीस्टाइरीन प्लास्टिक्स, फाइबर ग्लास, रबर एंड लेटेक्स। कहाँ यूज होता है स्टाइरीन का, यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीस्टाइरीन प्लास्टिक, फाइबर ग्लास, रबर एंड लेटेक्स में इसका होता है, याद रखिएगा। स्टाइरीन इज ऑल्सो फाउंड इन व्हीकल एग्जॉस्ट, सिगरेट स्मोक एंड इन नेचुरल फूड लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इनफैक्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में भी ये पाया जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट यूपीएससी क्वेश्चन बनाएगा तो यहाँ से बना देगा और आप बिल्कुल फंस जाओगे। तो इस कारण से मैं कहता हूँ कि कई चीज़ें आपको हिंदू में नहीं मिलेंगी, आपको दूसरी चीज़ों का भी सहारा लेना पड़ेगा। तो कल ये जो आर्टिकल्स आए थे, जैसे कि बिवानिक प्लेग के बारे में आया था, डिसीज एपिडेमिक एक्ट के बारे में आया था, स्टाइरीन के बारे में आया था, तो ये हमने कल इंडियन एक्सप्रेस में डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। ओके, तो स्टाइरीन का जो बताना था मैंने आपको बता दिया, याद रखिएगा। अगली जो न्यूज़ है वो है वंदे भारत मिशन। तो वंदे भारत मिशन बेसिकली स्टार्ट हुआ है टू इवैक्यूएट द स्ट्रैंडेड इंडियंस बैक टू देयर होम कंट्री। ओके, तो ये स्टार्ट हुआ है केरला से। बेसिकली जो केरलाइट्स फंस गए हैं दूसरी कंट्रीज में, उनको मतलब गल्फ कंट्रीज है बेसिकली, तो उनको इंडिया लाने का है। ये फर्स्ट बेसिकली आपका वंदे भारत एक्सप्रेस का पार्ट आप बोल सकते हैं, वंदे भारत मिशन का, सॉरी वंदे भारत एक्सप्रेस निकल रहा है, तो वंदे भारत मिशन का ये पार्ट है बेसिकली। एंड वंदे भारत मिशन बेसिकली एम्स एट ब्रिंगिंग द स्ट्रैंडेड इंडियंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वंदे भारत मिशन तो बेसिकली ये है कि स्ट्रैंडेड इंडियंस जो कहीं पे भी हो वर्ल्ड में, उनको इंडिया वापस लाना है। और ये स्टार्ट हुआ है आपका केरला से। आप कह सकते हैं कि केरलाइट्स इसका पहला बैच है जो कि आएगा, जो भी गल्फ कंट्री से फंसे हुए इंडियंस हैं उनको वापस लाने का।
एडिटोरियल ऑफ द डे में जो हम एडिटोरियल डिस्कस करेंगे वो है कंटेस्टिंग इलेक्शन ड्यूरिंग अ पेंडेमिक। एक पेंडेमिक के बीच में इलेक्शन कैसे आपको होल्ड कराना है, ये इसके ऊपर हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बार दिखा देना चाहता हूँ कि कहाँ पर ये न्यूज़ आइटम्स थे जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं और कहाँ पर बेसिकली आपको एक सेकंड फिर से दिखा देता हूँ। ओके, तो पहला हमने विशाखापट्टनम के गैस लीक के बारे में देखा, फिर हम आगे बढ़ गए थे। आगे बढ़ के हमने दूसरा जो न्यूज़ आइटम पढ़ा था वो आपका इससे रिलेटेड पढ़ा था, वंदे भारत मिशन के बारे में। तो ये देखो यहाँ पे ये था। अब हम आगे एडिटोरियल में, एडिटोरियल लिखा है एस.वाई. कुरैशी ने। एस.वाई. कुरैशी जो है फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं इंडिया में, और इन्होंने एक किताब लिखी है, एन अनडॉक्यूमेंटेड वंडर द मेकिंग ऑफ ग्रेट इंडियन इलेक्शन। एन अनडॉक्यूमेंटेड वंडर द मेकिंग ऑफ अ ग्रेट इंडियन इलेक्शन। अब ये जो आर्टिकल है काफ़ी ज़्यादा अच्छा आर्टिकल है, इसमें जो बातें हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी बातें हैं। एक एक करके हम देखेंगे कौन कौन सी बातें बताई गई हैं। सबसे पहले ऑथर ने यहाँ पे जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का क्राइसिस है उसको एक्सप्लेन किया कि महाराष्ट्र का क्राइसिस क्या है। एक एक करके बताता हूँ। देखो, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जो है उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया, लेकिन उद्धव ठाकरे जब चीफ मिनिस्टर बने, ओके, तो यहाँ पे हुआ ये कि वो मेंबर नहीं, मतलब वो इलेक्शन जीत के नहीं आए थे, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि चीफ मिनिस्टर आप बना तो सकते हैं किसी ऐसे व्यक्ति को जो उस समय मेंबर ना हो, लेकिन 6 महीने के अंदर उसको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। तो 6 महीने के अंदर मेंबरशिप लेने का मतलब क्या था कि उनको अभी 27 मई के पहले, 27 मई के पहले उनको क्या करना है, बेसिकली उनका चुनाव होता है, उनको जीतना पड़ता चुनाव, ठीक है ना। ये चुनाव पहले मार्च में होना था, लेकिन पैंडेमिक के कारण ये एक्सटेंड हो गया, बढ़ाया गया। अब ये बढ़ाया गया तो कौन से आर्टिकल के थ्रू बढ़ाया गया, ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे एक एक करके, लेकिन पहले आपको क्राइसिस समझा देता हूँ। तो ये बेसिकली हुआ कि इनका थोड़ा डेट बढ़ानी पड़े। अब क्या है, अब पैंडेमिक कंटिन्यू होता जा रहा है, तो वहाँ पे जो वहाँ के बेसिकली जो पार्टी के मेंबर्स हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने गवर्नर को एक लेटर लिखा कि आप क्या करो कि इसको नॉमिनेट कर दो। गवर्नर के पास पावर होती है कि वो नॉमिनेट कर सकता है किसी मेंबर को, है ना, स्पेशल नॉलेज जिसको जिस फील्ड में। तो गवर्नर ने वो चीज़ पेंडिंग रख दी और उसको नहीं किया। तो एक जो है बेसिकली डेडलॉक टाइप की सिचुएशन आ गई थी, और इस कारण से तो वहाँ पे गवर्नर और जो चीफ मिनिस्टर था उसके बीच में काफ़ी डेडलॉक था, और इसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने थोड़ा इंटरवीन किया और थोड़ा इलेक्शन कमीशन ने इंटरवीन किया, तब जाके ये क्राइसिस हटा है। और अभी इलेक्शन की डेट जो है वो अब दूसरे रूट के थ्रू इनको इलेक्ट किया जाएगा। मैं आपको बता दूंगा क्या मेथड है, बेसिकली वो आगे देख लेंगे। सबसे पहली बात, गवर्नर के पास पावर है आर्टिकल 171(3)(e) के तहत, 171(3)(e) के तहत पावर है, अलॉन्ग विद आर्टिकल 171(5) कि गवर्नर नॉमिनेट कर सकता है इंडिविजुअल को विद स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। गवर्नर नॉमिनेट कर सकता है किसी व्यक्ति को एज अ मेंबर इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब आपको पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, ओके, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो क्या था कि इलेक्शन जब नहीं हो पा रहा था, तो ये सोचा गया कि ठीक है, इनको लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू अंदर कर दिया जाए, ठीक है ना। तो वो वाली चीज़ भी हो सकती है। तो सेंट्रल थीम इस आर्टिकल की वही है कि अभी क्या है कि बेसिकली इंडिया में इलेक्शंस होने वाले हैं। अब इलेक्शंस करने के लिए हमको किस पैंडेमिक भी चल रहा है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ महाराष्ट्र की क्राइसिस है, आगे वेस्ट बंगाल में भी इलेक्शन होगा, बिहार में भी इलेक्शन होना है, इसके अलावा आपका पुडुचेरी में इलेक्शन होना है। तो ऐसी कंडीशन में किस तरीके से आप इलेक्शन कराएंगे, क्या चीज़ हम साउथ कोरिया से सीख सकते हैं, वो पूरा इस आर्टिकल में लिखा गया है। सबसे पहली बात याद रखना, आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन कमीशन को पावर दी गई है कि वो पोस्टपोन कर सकते हैं इलेक्शंस को, ओके। और सेक्शन 153 जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का, वो भी पोस्टपोनमेंट ऑफ इलेक्शन के बारे में बताता है। लेकिन क्या इलेक्शंस को बार बार पोस्टपोन किया जा सकता है? देखो, एक बार 6 महीने के लिए तो आप कर सकते हैं। अगर लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन है तो 6 मंथ तक तो आप कर सकते हैं, लेकिन 6 मंथ के बाद अगर आप करते हो तो एसआर चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इट वुड बी टेंटामाउंट टू सबवर्जन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ओके, सबवर्जन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाएगा। ऐसा एसआर चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कहा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बेसिकली बिगर कॉज ऑफ कंसर्न क्या है कि आगे आने वाले टाइम में, ठीक है, अभी सिर्फ बात महाराष्ट्र की नहीं है, आगे आने वाले समय में वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी इलेक्शन होना है। राज्यसभा का और लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन तो आप पोस्टपोन कर सकते हो इंडेफिनेटली, बट अगर लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा के इलेक्शंस की बात करो तो 6 महीने का टाइम मैक्सिमम होना चाहिए। 6 मंथ तक ही आप पोस्टपोन कर सकते। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि 2 सिटिंग्स के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए, ओके, 2 सिटिंग्स के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 85 बोलता है कि लोकसभा की 2 सिटिंग्स के बीच में 85(1), और आर्टिकल 174(1) बोलता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली की 2 सिटिंग्स के बीच में 6 महीने ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए। तो आर्टिकल 85 और आर्टिकल 174(1) भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगली चीज़,
एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो 6 महीने से ज़्यादा भी एक्सटेंड हो सकता है। अगर इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो 172 जो है वो पावर देता है कि आप उसको 1 साल तक के लिए पोस्टपोन कर सकते हो, मतलब कि आप एडिशनल 6 मंथ के लिए आप कर सकते हो। ओके, एडिशनल टू अ पीरियड ऑफ 6 मंथ आफ्टर इमरजेंसी इज लिफ्टेड, तो आप पोस्टपोन कर सकते हो 1 ईयर इन एडिशन टू द पीरियड ऑफ 6 मंथ, मतलब एक जो पहले आप 6 महीने तक पोस्टपोन कर रहे थे प्लस 1 ईयर और आप पोस्टपोन अप कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में 172 पावर देता है। लेकिन इसमें एक कैविएट ये है कि ये जो इमरजेंसी सिचुएशन है ये केवल तभी डिक्लेयर कर सकते हैं जब वो थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी हो या सॉवरेंटी ऑफ द नेशन थ्रेट पे हो, लेकिन पैंडेमिक और एपिडेमिक तो उसमें मेंशन्ड नहीं है। और कोरोना वायरस जो कोविड-19 है वो तो एक पैंडेमिक है, वो एपिडेमिक की सिचुएशन है। ठीक है ना, तो यहाँ पे किस तरीके से इसका यूज़ किया जाएगा। तो अब जो बचता है लास्ट रूट वो बचता था नॉमिनेशन का, इसी कारण से ये चीज़ शुरू हुई और गवर्नर ने जब पोस्टपोन कर मतलब उसको डेडलॉक कर दिया तो गवर्नमेंट इंटरवीन किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया और अब 21 मई की डेट जो है वो डिसाइड की गई है इलेक्शन की लेजिस्लेटिव काउंसिल के। तो 9 सीट जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की हैं उनके लिए इलेक्शन होगा आपका महाराष्ट्र में। ठीक है ना, 21 तारीख को। लेसन्स फ्रॉम कोरिया, तो क्या है अभी बेसिकली इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस जो है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, उसका कहना है कि 9 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे इलेक्शंस ऑलरेडी कंडक्ट किए जा चुके हैं पैंडेमिक के बीचों बीच। ओके, उसमें कोरिया ने बहुत अच्छा एग्जांपल सेट किया जहां पे 66.2% का वोटर टर्नआउट था, जो कि 28 सालों में सबसे ज़्यादा टर्नआउट है, इवन इनफैक्ट कोविड-19 के बीच में भी। तो साउथ कोरिया ने किया क्या, साउथ कोरिया ने कुछ चीज़ें की, जैसे कि साउथ कोरिया डिसइंफेक्टेड द पोलिंग सेंटर्स, दे मैंडेटेड दैट वोटर्स शुड प्रैक्टिस फिजिकल डिस्टेंसिंग। तो उन्होंने पहले तो सारे वोटिंग स्टेशंस को जो है उसको पोलिंग स्टेशंस को उन्होंने डिसइंफेक्ट किया। फिर उन्होंने अपने वोटर्स को कहा कि फिजिकल डिस्टेंसिंग करो, देन आप मास्क का यूज़ करो, हैंड सैनिटाइजर्स का यूज़ करो, ये उन्होंने बोला। इसके अलावा वोटर्स का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, चेक किया गया बूथ पे भी। इसके बाद जिनका टेम्परेचर 99.5 डिग्री से ज़्यादा था, 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा था, उनको बोला गया कि आप शेड्यूल्ड एरियाज में जाकर के वोटिंग करो। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें साउथ कोरिया ने की और ऐसा ही कुछ हमको भी करना चाहिए इफ वी वांट टू कंडक्ट इलेक्शंस इन अमिड द पैंडेमिक। अगला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है डिस्कशन पेज का। डिस्कशन पेज का जो टॉपिक है वो है शुड हेल्थ केयर बी अ फंडामेंटल राइट। तो क्या हेल्थ केयर को फंडामेंटल राइट बनाना चाहिए। तो सबसे पहले ऑथर ने कहा कि कोविड-19 ने जो है लोगों की आंखें खोल दी है, दैट वी नीड ए यूनिवर्सल एंड रोबस्ट पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस सिस्टम। हमको एक यूनिवर्सल सिस्टम और एक रोबस्ट पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस सिस्टम चाहिए जो कि सब एक्सेस कर सके, जिसको कि सब एक्सेस कर सके, तभी आप पैंडेमिक और एपिडेमिक जैसे जो ये सिचुएशंस हैं इनसे ओवरकम कर सकते हो। प्रॉब्लम इंडिया की ऑथर ने बताई कि हमने आज तक कभी 2% से ज़्यादा जीडीपी का 2% से ज़्यादा कभी हमने इन्वेस्ट किया ही नहीं, मतलब जीडीपी के 2% से ज़्यादा कभी हमने लगाया ही नहीं अपने हेल्थ केयर के लिए। तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब हमको क्या चाहिए कि वी नीड सम गुड डिजीज सर्विलेंस, वी नीड इंटीग्रेटेड प्राइमरी केयर सिस्टम एंड वी नीड टर्शरी केयर विद सोफिस्टिकेटेड वेंटिलेटर्स। ओके, तो हमको क्या चाहिए कि इंटीग्रेटेड एक प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम चाहिए, डिसीज सर्विलेंस प्रॉपर चाहिए, मतलब जो नज़र रख सकें सिस्टम, और टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम चाहिए जो कि सोफिस्टिकेटेड हो और काफ़ी वेंटिलेटर से ये सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद हो। देन वी नीड टू सर्च द कैपेसिटी, हमको अपनी कैपेसिटी इंक्रीज़ करनी है, जैसे कि हमको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने हैं, हॉस्पिटल्स बढ़ाने हैं, नंबर ऑफ बेड्स बढ़ाने हैं, नंबर ऑफ डॉक्टर्स बढ़ाने हैं, ये करना है। लेकिन अगर अपन ये नहीं करते हैं इसका मतलब है कि हम अपने हेल्थ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर एनी हेल्थ इमरजेंसी। और जब आप प्रिपेयर्ड नहीं रहोगे तो हेल्थ इमरजेंसी जो है सिर्फ हेल्थ को इफेक्ट नहीं करती है, वो आपका जीडीपी, इकोनॉमी, बाकी सारे सेक्टर्स को इम्पैक्ट करती है। ठीक है ना, तो स्टार्टिंग में क्या करना चाहिए, ऑथर ने कहा कि स्टार्ट कैसे करें एक रोबोट्स हेल्थ सिस्टम। तो आप 3 से 4% जीडीपी का इन्वेस्ट करना शुरू कर दो हेल्थ केयर पे, 3 से 4% जीडीपी का इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। जो अभी तक 2% से ऊपर नहीं हुआ है उसको 3 से 4% कर दो। इसके बाद आपको एक यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम चाहिए जिसमें कि राइट ऑफ हेल्थ केयर सबको प्रोवाइडेड रहे, राइट टू हेल्थ केयर सबको प्रोवाइडेड रहे। आयुष्मान भारत जैसी स्कीम से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा सिस्टम लाने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक पॉलिटिकल विल की, उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, यानी कि फाइनेंसेस की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको लेकिन जो चाहिए वो चीज़ चाहिए पॉलिटिकल विल, आपको पॉलिटिकल विल चाहिए। अगर आपकी पॉलिटिकल विल रहेगी तो फिर आप इन्वेस्टमेंट चाहिए, इन्वेस्टमेंट और मनी चाहिए, उसके बाद आप एक अच्छा रोबस्ट मैकेनिज्म ऑफ पब्लिक हेल्थ सिस्टम आप बना सकते हैं।
कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, जैसे कि अभी इंडिया का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो फ्रैगमेंटेड है। फ्रैगमेंटेड हेल्थ केयर सिस्टम मतलब कि पुअर के लिए अलग हेल्थ केयर सिस्टम है, मिडिल क्लास के लिए अलग है, और रिच अल्ट्रा रिच के लिए अलग है। रिच अल्ट्रा रिच के लिए अलग सिस्टम है। तो पुअर के लिए अलग, रिच के लिए अलग, मिडिल के लिए अलग। लेकिन हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए एक सिंगल हेल्थ केयर सिस्टम फॉर एवरीवन। वी नीड अ सिंगल हेल्थ केयर सिस्टम फॉर एवरीवन। तभी जा करके सारी सुविधाएं हम मुहैया करा पाएंगे ऐसे हॉस्पिटल्स में, ऐसे होंगे, और सारी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करा पाएंगे। तो ये दूसरा आर्टिकल था जो हमने डिस्कस किया। तीसरा आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो है वाटर विजडम ड्यूरिंग अ पैंडेमिक। तो ये वाटर विजडम ड्यूरिंग अ पैंडेमिक क्या है? बेसिकली ये आर्टिकल है कि किस तरह से वाटर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है और क्या इसका योगदान है। तो पैंडेमिक में क्या योगदान है? तो पैंडेमिक में सबसे बड़ा योगदान ये है कि हाथ धोने के लिए हाथ धोगे किसे? सैनिटाइजर्स का यूज़ तब करना जब साबुन और पानी ना हो। अगर साबुन और पानी नहीं है तभी आपको यूज़ करना है सैनिटाइजर, है ना। तो इसका मतलब क्या हो कि पानी जो है एक इंटीग्रेटिव पार्ट बन गया आपका हैंड वॉशिंग का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो कोविड-19 में बहुत बड़ा रोल है इनका। वर्ल्ड वाटर डे जो होता है वो 22 मार्च को होता है। वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को होता है। बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को होता है। याद रखिएगा, वाटर डे 22 मार्च, 22 अप्रैल आपका अर्थ डे, और 22 मई जो है आपका वो बायोडाइवर्सिटी डे है। रिलेशनशिप क्या है क्लाइमेट चेंज एंड वाटर का, तो देख लेते हैं। जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो डिमांड फॉर वाटर इंक्रीज़ होती है। अगर डिमांड फॉर वाटर इंक्रीज़ होगी तो इसका मतलब है कि वाटर की पंपिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रीटमेंट, इन सब में ज़्यादा पानी लगेगा। इसके अलावा जो ये जब प्रेशर बढ़ेगा तो इट विल लीड टू द डिग्रेडेशन ऑफ क्रिटिकल वाटर सिस्टम, जैसे कि पीटलैंड्स जो है इन सब को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। फिर उसके बाद क्लाइमेट चेंज अगर देखो तो वाटर साइकिल को इम्पैक्ट करता है। अगर वाटर साइकिल इम्पैक्ट होती है तो आपका रेनफॉल के में इम्पैक्ट आएगा। ड्राई एरिया और ड्राई हो जाएंगे, वेट एरिया और ज़्यादा वेट हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जो वार्मर क्लाइमेट है इट कॉजेज मोर वाटर टू इवेपोरेट फ्रॉम बोथ लैंड एंड ओशियंस। इसमें ज़्यादा वाटर इवेपोरेट होता है। अगर वार्मर एटमॉस्फेयर है तो इट कैन होल्ड मोर वाटर एज वेल। अगर वार्म एटमॉस्फेयर है, टेम्परेचर इंक्रीज्ड है, तो इसकी जो बेसिकली आप कहना चाहिए कि जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वो इंक्रीज़ हो जाती है। जब आप ठंडा करते हो तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी घटती है, लेकिन जब गर्म करते हो यानी कि वार्म करते हो तो आपकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो 4% ज़्यादा पानी स्टोर कर पाता है बादल, और काफ़ी ज़्यादा इवेपोरेशन इस कारण से बढ़ जाता है, ठीक है ना। वेट एरियाज और वेट, रिच एरिया, ड्राई एरियाज और ज़्यादा ड्राई होते जाते हैं। एंड दिस इन्फ्लुएंसेस ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमी, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर हो, चाहे सैनिटेशन हो, चाहे हेल्थ हो, फूड प्रोडक्शन हो, एनर्जी जनरेशन हो, इन सारे सेक्टर्स को बेसिकली इम्पैक्ट करना शुरू कर देता है। तो ये भी आपको याद रखना है। SDGs को भी इम्पैक्ट करेगा। अगर ये सारी सिस्टम होगा, वाटर अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी या वाटर मतलब पोल्यूटेड रहेगा, उस पर प्रेशर ज़्यादा रहेगा, तो SDG जो है बेसिकली वाटर वो भी हमको नहीं हो पाएगा। इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने बेसिकली एक नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज है जिसके अंदर 8 मिशन है। ओके, तो नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज के अंदर 8 मिशन है, उसमें से एक वाटर मिशन भी है। मैं आपको पहले वो 8 मिशन बताता हूँ। नेशनल मिशन 8 है। एक नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया है, नेशनल मिशन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी है, नो स्ट्रेटेजिक नॉलेज एंड क्लाइमेट चेंज है, नेशनल सोलर मिशन है, नेशनल सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मिशन है, द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट है, नेशनल वाटर मिशन है, एंड मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम है। तो ये 8 है नेशनल मिशन आपके, जिनको आप याद रखना है। सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, नेशनल वाटर मिशन जिससे हमको काम है, मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट, मिशन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, मिशन फॉर स्ट्रेटेजिक नॉलेज एंड क्लाइमेट चेंज, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, नेशनल सोलार मिशन। तो ये सारे 8 मिशन है, याद रखेगा। व्हाट एल्स इज नीडेड, और क्या करने की ज़रूरत है? तो और ज़्यादा पब्लिक अवेयरनेस को बढ़ाने की ज़रूरत है, जैसे कि क्लाइमेट रेजिलिएंट एक्शंस की ज़रूरत है। जैसे कि आप प्रोटेक्ट करके रखो कार्बन सिंक्स को। कार्बन सिंक मतलब एक ऐसी जगह जो कार्बन को, एक्सेस कार्बन को एब्जॉर्ब करती है। ओके, कार्बन सिंक मतलब कि वो एब्जॉर्ब करती है, या कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन बोलते हैं इसको। कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन का मतलब क्या है कि वो कार्बन को एब्जॉर्व कर रहा है। तो कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन या कार्बन सिंक बेसिकली उनको प्रोटेक्ट करके रखना है आपको, जैसे कि मैनग्रूव्स हो गए या आपके पीटलैंड्स हो गए, इनको प्रोटेक्ट करके रखना है, वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करके रखना है। इसके अलावा आपको स्मार्ट एग्रीकल्चर टेक्निक्स का यूज़ करना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यूज़ करना है, वेस्ट वाटर रीयूज़ आपको करना है। तो आप स्मार्ट एग्रीकल्चर टेक्निक्स करो ताकि आपका जो वाटर है उसको ज़्यादा इम्पैक्ट ना पहुँचे। देन रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो, वेस्ट वाटर यूज़ पॉलिसी बनाओ, जुडिशियस यूज़ ऑफ वाटर करो। ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो तो आप पानी को बचा सकते हो, क्लाइमेट चेंज से बचा सकते हो, और अगर पानी बचा रहेगा तो आप भी बचे रहोगे।
अगली जो न्यूज़ है वो है IMD इंक्लूड्स POK इन द वेदर फोरकास्ट। तो आगे अगली न्यूज़ में दिखाता हूँ कहाँ से ली है। यहाँ पे अगले पेज पे है IMD इंक्लूड्स POK इन द वेदर फोरकास्ट। तो हुआ क्या है कि बेसिकली इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अपने जो मैप है, जो उनके मैप आते हैं जिसमें वो वेदर फोरकास्टिंग करते हैं, उसमें अब POK का जो गिलगित बाल्टिस्तान वाला रीजन उसको उन्होंने इंक्लूड किया है। अभी तक वो ऐसा नहीं करते थे, लेकिन अब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने रिसेंटली 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि जो सुप्रीम कोर्ट है पाकिस्तान का, उसने कहा है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को गिलगित बाल्टिस्तान में भी इलेक्शन कराना चाहिए। तो गिलगित बाल्टिस्तान में इलेक्शन कराने की बात की गई थी, उसके रिस्पांस में इंडिया ने उसको बेसिकली IMD ने इंक्लूड करना शुरू कर दिया। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। IMD के बारे में बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर आती है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के बारे में आती है, अंदर आती है। एंड इट इज अ प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन। ये प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस, वेदर फोरकास्टिंग एंड सीस्मोलॉजी। तो ये मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस, वेदर फोरकास्टिंग, सीस्मोलॉजी का काम भी ये बेसिकली करती है बॉडी। बनी कब थी? 1875 1875 में ये बनी थी बॉडी। अगली जो न्यूज़ है वो बेसिकली आपके CSIR से है। तो CSIR क्यों न्यूज़ में था मैं आपको बताता हूँ, अगले पेज पे आएंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पर आएंगे तो पता चलेगा। CSIR कंट्रीब्यूट्स टू जीनोम डेटाबेस। अब CSIR क्या है? बेसिकली काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, जो कि कटिंग एज R&D के लिए जाना जाता है इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक के फील्ड में R&D करने का काम जो है वो CSIR का है। इंडिया में इसका डायनेमिक नेटवर्क है, जैसे कि 38 नेशनल लेबोरेटरीज़ हैं, 39 आउटरीच सेंटर्स हैं, 3 इनोवेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं, 5 यूनिट्स हैं। 38 नेशनल लेबोरेटरीज, 39 आउटरीच सेंटर्स आर देयर। CSIR जो स्टैब्लिश हुआ था वो गवर्नमेंट ने सितंबर 1942 में स्टैब्लिश किया था एज एन ऑटोनॉमस बॉडी, याद रखिएगा। एंड ये इट हैज़ इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ठीक है ना। अब CSIR के कुछ इंस्टीट्यूट जैसे CSIR का इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स है, CSIR का इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी IGIB, ये दिल्ली में है। CSIR का इंस्टीट्यूट है इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी IGIB, ये दिल्ली में है। इसके अलावा सेल्युलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी CCMB आपका हैदराबाद में ही, काफ़ी ज़्यादा नाम आया था इसका, याद रखिएगा। सेल्युलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी ये आपका कहाँ पर है? हैदराबाद में है। अब ये इन्होंने जीनोम की स्टडी करना शुरू किया फॉर द नेचुरल कोरोना वायरस। देन इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी जो है बेसिकली इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी आपका चंडीगढ़ में। इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं? जीनोम ऑफ नोवेल कोरोना वायरस के बारे में ये पता कर रहे हैं। अगली जो न्यूज़ है वो है टाइगर पॉपुलेशन इन सुंदरवन राइजेस टू 96। सुंदरवन जो है वो लार्जेस्ट मैनग्रूव एरिया इस कंट्री का, ओके। तो ये लार्जेस्ट मैनग्रूव कवर है बेसिकली सुंदरवन। उसके बारे में याद रखिएगा कि टाइगर पॉपुलेशन है वो 96 से पार कर गई, ओके। राइजेस टू 96 हो गई है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब यहाँ पे बेसिकली जो होता है, यहाँ पे एनालिसिस करना कितने नंबर ऑफ टाइगर्स हैं बहुत टफ होता है सुंदरवन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंस मैनग्रोव कवर्स हैं, उसके बाद क्रीक्स हैं, इसके बाद रिवर्स हैं जो कि 2 बार फ्लड लाती हैं। तो इस कारण से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है। एक अगली न्यूज़ फैक्चुअल है, सेव द फ्रॉग कैंपेन कहाँ का है, किस स्टेट का है? गोवा स्टेट का है। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इस बार का जो रिपब्लिक डे का टैब्लो हुआ था ना, उसमें गोवा ने ये शोकेस किया भी था। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि सेव द फ्रॉग कैंपेन किस स्टेट का है, तो वो गोवा का है, याद रखिएगा। अगली जो न्यूज़ है वो है बैंड लाइक क्लाउड सीन ओवर सन्स नेबर। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ पहले एक CSIR के बाद वाली जो न्यूज़ हमने डिस्कस की है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टाइगर पॉपुलेशन सुंदरबन की, और बैंड लाइक क्लाउड सीन ओवर सन्स नेबर। तो सन के नेबर में बैंड लाइक क्लाउड लाइक बैंड दिखाई दिया, ठीक है ना। अब ये जो सन का नेबर है वो है सरफेस ऑफ लहमान 16A। लुहमान बोल लो, लहमान बोल लो, याद रखें, जो भी बोल लो, लेकिन स्पेलिंग याद रखना, लुहमान ही हम बोलेंगे, लुहमान 16A। अब बेसिकली दो हैं, मतलब कि एक पेयर है ड्वार्फ का, ब्राउन ड्वार्फ इनको बोलते हैं। एक पेयर है ब्राउन ड्वार्फ का जो कि कहाँ पर है? वेला कॉन्स्टलेशन में है, ओके। कहाँ पर है? वेला कॉन्स्टलेशन में। तो लुहमान 16A जो है और लुहमान 16B जो है वो वेला कॉन्स्टलेशन के अंदर आते हैं। इनका कहना ये है कि सॉरी, आपका मतलब ये जो लुहमान 16A हो गया, ये आपका सन का तीसरा सबसे क्लोजेस्ट नेबर है, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल एस्ट्रोफिजिसिस्ट का कहना ये है कि एक बैंड लाइक क्लाउड बैंड देखा गया है बेसिकली लुहमान 16A में, जो कि 2 हैं, लुहमान 16A और लुहमान 16B है। किसका कहना है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स का, जो कि बेंगलुरु में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो कि बेंगलुरु में है, ठीक है ना। तो बैंड लाइक क्लाउड सीन ओवर सन्स नेबर। अब 16A जो है और 16B जो है ये थर्ड क्लोजेस्ट सिस्टम है
आफ्टर अल्फा सेंचुरी एंड बर्नार्ड स्टार। तो अल्फा सेंचुरी और बर्नार्ड स्टार के बाद ये लोहमान 16A आता है बेसिकली, जो कि थर्ड क्लोजेस्ट है। ओके, एंड इसको पेयर को लोहमान 16A और लोहमान 16B कहते हैं, याद रखिएगा। दिस इज द पेयर ऑफ ब्राउन ड्वार्फ। इनको ब्राउन ड्वार्फ्स को फेल्ड स्टार्स भी कहा जाता है। ब्राउन ड्वार्फ को फेल्ड स्टार्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज देयर मासेस आर इंटरमीडिएट टू द लार्जेस्ट प्लैनेट्स एंड स्मॉलेस्ट मेन सीक्वेंस स्टार्स। तो इनका जो वेट होता है वो लार्जेस्ट प्लैनेट्स के और स्मॉलेस्ट मेन सीक्वेंस ऑफ स्टार्स के बीच में होता है, इस कारण से इनको फेल्ड स्टार कहा जाता है। देयर मासेस बीइंग टू स्मॉल, इनका मास बहुत कम होता है, इस कारण से दे आर अनेबल टू सस्टेन फ्यूजन ऑफ देयर हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस एनर्जी। ओके, इस कारण से दे आर अनेबल टू सस्टेन द फ्यूजन ऑफ देयर हाइड्रोजन, उनके हाइड्रोजन का फ्यूजन नहीं हो पाता, इस कारण से ज़्यादा एनर्जी वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो फील्ड स्टार इसलिए उनको कहा जाता है। तो याद रखिएगा, दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स। नाउ मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आपको एक बताना चाहता हूँ, जैसे कि आंसर राइटिंग हमने स्टार्ट की है। कल कई लोगों ने आंसर लिखा था, दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। हमने रिव्यू भी किया कुछ लोग का, लेकिन हम हमेशा रिव्यू नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको क्या करना है, जैसे लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। तो कल जैसे हमने यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग में 7/5/2020 का देखो, तो 4 क्वेश्चन दिए थे आप लोग को, 4 क्वेश्चन दिए थे। उसमें कई लोगों ने अटेम्प्ट किया, जैसे कि उज्ज्वल हो गया, एक लड़का है, एंड इसके अलावा जैसे मेरा ये रिव्यू था, मैंने ही किया था ये रिव्यू। इसके बाद एक साक्षी श्रीवास्तव करके उन्होंने ये आंसर लिखा था, एंड ये कुछ अप्रोच बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे आप लोग के आंसर राइटिंग की। कुछ लोगों ने बिल्कुल पेजेस में लिखा था। ओके, तो दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। ओके, तो मैं दिखा भी देता हूँ। इस तरह से आप देख सकते हो कि उज्ज्वल ने इस तरह से आंसर लिखा था, पेजेस अपलोड किए हैं इन लोगों ने। देन साक्षी गेव अ ब्रिलियंट आंसर, काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैंड राइटिंग में इन्होंने आंसर पूरा अटेम्प्ट किया है, कोशिश की है, एंड दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड अप्रोच। ओके, तो इस तरीके से आपको भी करना चाहिए कोशिश कि आप आंसर राइटिंग करें, और आपके जो आने वाला समय है आपके एग्जाम का, वो मेंस बहुत बड़ा हिस्सा है, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन। इंटायर जो प्रोसेस है आपके एग्जामिनेशन की, उसका बहुत बड़ा हिस्सा आपका आंसर राइटिंग और ये मेंस कवर करेगा, ठीक है ना। तो लेट दिस फोटोग्राफ ओपन, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, इस तरह से आपको आंसर लिखना चाहिए। जो भी हमने क्वेश्चन पूछा तो ये क्वेश्चन था, इसके बाद शी ट्राइड दिस आंसर, उसने अटेम्प्ट किया आंसर को। तो काफ़ी अच्छी बात है कि आप लोग इतना ज़्यादा मतलब ध्यान दे रहे हैं इस तैयारी को, एंड तभी आपका सिलेक्शन भी होगा जब आप पहले से तैयार रहेंगे। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जामिनेशन, एंड यू विल बी द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर मार्क्स यू विल गेट इन योर मेन्स एग्जामिनेशन, क्योंकि फाइनली आपको सिर्फ प्रीलिम्स नहीं निकालना है, आपको मेन्स भी निकालना है, ठीक है ना। तो ये आपको मैंने इसलिए दिखाया बेसिकली, ताकि आपका मनोबल बढ़े, आपको थोड़ा मोटिवेशन मिले कि लोग किस तरह से अटेम्प्ट कर रहे हैं, और आपका कंपटीशन किन लोगों से है। यही लोग आगे आके कम्पीट करेंगे आपको, तो किसी को भी कम नहीं समझना है और अपना तैयारी में लगे रहना है। तो ये आपको ये बताने के लिए बेसिकली मैंने दिखाया कि आपको इस तरह से अटेम्प्ट करते रहना है क्वेश्चंस का, और जो हम क्विज़ देते हैं उनका भी आपको क्विज़ अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो इस तरह से डेली क्विज़ हो गया, चाहे डेली आपका बेसिकली करंट अफेयर्स का क्विज़ है, चाहे आपका आंसर राइटिंग है। एटलीस्ट ये जो फ्री इनिशिएटिव्स हैं इनके यूज़ आप कर सकते हैं। अगर आप पेड फॉर्म में नहीं आ सकते हैं या फिर आप इनका यूज़ नहीं कर सकते, जैसे आज का भी क्विज़ हमने डाल दिया है, तो आप क्विज़ ही अटेम्प्ट करके देख लो कि क्वेश्चंस क्या हैं। तो ये इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आपको जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चंस आज के हैं, तो आप बिल्कुल अटेम्प्ट करिए एंड अपने मार्क्स जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। सो दैट इज़ इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक दैट वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।